नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 27 जून 2025, 27 जून 2025 और स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल किससे संबंधित है? तो देखो, जो हमारा पहला आर्टिकल है ना, वो आपके प्रीलिम से ज़्यादा मेंस में थोड़ा काम का हो सकता है। प्रीलिम में भी आसानी की इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, परंतु इसके कुछ पॉइंट है वो आप मेंस में भी यूज में ले सकते हो। तो बात करें आर्टिकल क्या है। आर्टिकल है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इस नाम को एक बार ध्यान से सुनो। DPIP, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। क्या है? डिजिटल, पहला वर्ड क्या पे यहाँ यूज हो रहा है? पहला वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है डिजिटल। पहला वर्ड यहाँ पर है डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, DPIP के बारे में बात हो रही है। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि डिजिटली काम करेगा। किसके लिए? पेमेंट के लिए। तो ये जो पूरा आर्टिकल है, इसका सिंपल में अगर कोई मतलब बता सकता है कि भाई अगर यूपीएससी प्रीलिम में पूछती है कि डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्या है, किसके लिए काम करता है, तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो। ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये पेमेंट के लिए काम करेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है वो पेमेंट के लिए काम करेगा, जो कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है। देखो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर याद नहीं रहे तो सिंपल से पहली ये जो लाइन है ना, इसके नाम से ही आपको इतना पता तो चल ही रहा होगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये पेमेंट के लिए डिजिटली काम कर रहा है। अब डिटेल में बात करते हैं। डिटेल में क्या बात करते हैं? सबसे पहले इसे आरबीआई की निगरानी में तैयार किया जा रहा है। आरबीआई द्वारा तैयार नहीं किया जा रहा है। एक कोई मकान बना रहा है। मकान कौन बना रहे हैं? मजदूर बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस पर निगरानी अगर आप रख रहे हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो मकान आप ही बना रहे हो, नहीं, आप उस पर निगरानी रखे हुए हो, ठीक है। इसे बनवा कौन रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। उसमें जो पैसे वगैरह दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, जो माइटी मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। और इसे निगरानी कौन रख रहा है? तो आरबीआई के द्वारा निगरानी रखी जा रही है। आर्टिकल हमारा क्या है? आर्टिकल है DPIP के बारे में, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये हमारा आर्टिकल है पहला। इसमें हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये डिजिटल जो पेमेंट होता है, ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, UPI ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसकी निगरानी रखेगा। इसको रेगुलेट करने का काम है वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। आरबीआई है वो इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट कर रही है, इसको निगरानी रखने, इस पर ध्यान देने का काम कर रही है। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया? आरबीआई इस पर ध्यान दे रही है, इसकी निगरानी रख रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। DPI के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डिजिटल मतलब ऑनलाइन की बात हो रही है, पब्लिक मतलब पूरा जो सिस्टम होता है, सब लोग एक साथ जुड़े होते हैं, वो पब्लिक सिस्टम होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है अवसंरचना, यानी कि सारे लोग हैं वो ऑनलाइन रूप से अपने आप से जुड़ सके। जैसे कि आधार है, आधार कार्ड जो बनाया गया है, आधार सिस्टम है, UPI है, डिजिटल लॉकर है, ये भी सारी डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया गया है। इन सब में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से ये जो DPIP बनाया जा रहा है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, इसमें अभी डिजिटल तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, ऑनलाइन तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, बहुत सारे डेटा को रीड किया जाएगा और इसके माध्यम से ये सारा प्लेटफॉर्म में बनाया जाएगा। एक बार मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि ये होता क्या है। सिंपल भाषा में एक बार आपको एग्जाम्पल के साथ में समझा देता हूँ कि इसमें होता क्या और किस प्रकार से ये काम करता है। देखो क्या होता है, आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, उसमें कई बार क्या होता है, आपके साथ में धोखाधड़ी हो जाती। कैसे धोखाधड़ी हो जाती? कोई आपको कॉल करता है कि मैंने आपसे गलती से पैसे कर दिए, आप हमारे पैसे वापस कर दो। मैंने आपको गलती से 10,000 रुपये कर दिए हैं, आप वो हमारे पैसे वापस कर दो। और आपके पास में मैसेज भी आया होता कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो आप क्या करते हैं? धोखाधड़ी के चक्कर में ये 10,000 रुपये है उसको कर देते हो, पहला पॉइंट। दूसरा धोखाधड़ी क्या हो सकती है? कोई आपके फ़ोन पे वगैरह को हैक करके भी ये पैसे निकाल सकता है। इस प्रकार से कई सारी धोखाधड़ी है वो हमें ऑनलाइन देखने को मिल जाती है। अलग अलग तरीके से हमारे साथ में ऑनलाइन फ्रॉड हो सकते हैं। अब ये जो फ्रॉड हो रहे थे, इनके नंबर्स है वो बढ़ते जा रहे थे। ये जो फ्रॉड है, इनके नंबर्स है वो बढ़ते जाते, डेली के डेली
बहुत सारे हमें फ्रॉड देखने को मिल रहे थे। इस प्रकार से करोड़ों रुपए के फ्रॉड है वो हमें देखने को मिले हैं। तो अब इसे रोकने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म बनाने की सोची है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म का नाम होगा। ये प्लेटफॉर्म करेगा क्या, ये जो जितने भी सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं ये इसे रोकने का काम करेगा। अगर यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछती है कि डीपीआईपी क्या काम करेगा, डीपीआईपी है ऑनलाइन जितने भी पेमेंट के लिए फ्रॉड होते हैं। कहीं आप मान लो आपने गलती से, आपको नंबर डालना है 6378 और आपने यहाँ पे 78 की जगह 38 डाल दिया है और ये पेमेंट किसी और को चला गया है। जाना था ए को पर चला किस हो गया, बी को चला गया है, तो आपके साथ में ये गलत हो गया है। तो इन सबको रोकने के लिए, ये सारे जो फ्रॉड होते हैं, गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इन सबको रोकने के लिए आरबीआई है वो एक प्लेटफॉर्म बना रही है। प्लेटफॉर्म का नाम क्या होगा, डीपीआईपी है। तो सिंपल भाषा में डीपीआईपी क्या काम करता है, फ्रॉड को रोकने का काम करता है। याद रखने की, ध्यान से सुनने की कोशिश करो। डीपीआईपी के बारे में बात कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म क्या काम करेगा, ये प्लेटफॉर्म है वो फ्रॉड को रोकने का काम करेगा। ऑनलाइन पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट के लिए जितने भी फ्रॉड होते हैं उसको रोकने का काम है वो इसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वो इसके द्वारा किया जाएगा। ये लाइन याद रहेगी। यहाँ पे देखो सारी बातें लिखी हुई है, क्या क्या लिखा है, बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए रियल टाइम डेटा है वो शेयर करेगी। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, लाइव में, जैसे लाइव आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, तुरंत ये सारी चीज़ें है ना उसको देखेगा, नोटिस करेगा और इस फ्रॉड को रोकने की कोशिश करेगा लाइव में। जैसे आप मेरे को पेमेंट कर रहे हो, अभी पेमेंट कर रहे हो और आपको लगता है कि पेमेंट हो गया है, गलती से हो गया, फ्रॉड हो गया मेरे साथ में, तो ये जो प्लेटफॉर्म होगा ना, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म होगा, इसको लाइव में देखेगा, डेटा शेयर करेगा। किसके साथ में, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म होते हैं, बैंक्स होती है, उनके साथ में डेटा शेयर करेगा कि भाई ये व्यक्ति है वो फ्रॉड कर रहा है। या कई बार क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है बोलता है कि आपको मैंने पेमेंट कर दिया है, वो जानबूझकर पेमेंट को फेल्ड कर देता है, तो ये सारा जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा। तो रियल टाइम में लाइव डेटा शेयर करेगा, तुरंत आपकी आंखों के सामने ये डेटा है वो शेयर होता रहेगा। तो लाइव डेटा शेयर करेगा, बैंकों के बीच में समन्वय स्थापित करेगा, मतलब जो अलग अलग बैंक्स होती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक है एसबीआई है, ये एसबीआई है और दूसरी एक और बैंक है मान लो पीएनबी है। अब कोई व्यक्ति है वो पीएनबी से फ्रॉड कर रहा है, तो ये डेटा है वो एसबीआई के साथ में भी शेयर कर देगा। डेटा क्यों शेयर करेगा, ये व्यक्ति है वो एसबीआई में जाके किसी कस्टमर के साथ में फ्रॉड ना कर पाए, तो यहाँ पे भी इनको भी डेटा दे देगा, भाई ये जो व्यक्ति है ये पहले से फ्रॉड कर चुका है, तो ऐसे व्यक्ति पे आप निगरानी बना के रखो। ठीक है, तो इसमें डेटा शेयर किया जाएगा, लाइव रियल टाइम में डेटा शेयर किया जाएगा, बैंकों के बीच में समन्वय बढ़ाया जाएगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ाया जाएगा, एआई का उपयोग किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा और एआई के माध्यम से ऐसा जो फ्रॉड है उसको पहले से ट्रैक कर लिया जाएगा। जैसे ही वो फ्रॉड, जैसे कि मैंने किसी के साथ में स्कैम किया है और मैं जैसे ही वापस स्कैम करने के लिए जाऊंगा, एआई है वो मेरे को ट्रैक करेगी कि भाई ये तो पहले से स्कैमर है। जैसे आपके पास में ट्रू कॉलर होता है, तो कोई व्यक्ति होता है जो फ्रॉड होता है, स्कैमर होता है, तो जैसे आप ट्रू कॉलर पे जाते हो तो ट्रू कॉलर पहले से बता देता है कि भाई ये व्यक्ति है वो स्कैमर है, ये कई लोगों के साथ में स्कैम करता है, तो ये व्यक्ति स्कैमर है। आपके कॉल में ऐसा लिखा हुआ भी आ जाता है कि पोटेंशियल फ्रॉड हो सकता है, स्कैमर हो सकता है। तो वैसे कि वैसे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका उपयोग किया जाएगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म में, और ये पहले से बता देगा कि ये व्यक्ति है वो स्कैमर है। इस प्रकार से ये काम करेगा। यहाँ तक समझ में आया कैसे काम करेगा, ये चीज़ें समझ में आएगी। अब इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो इसके अध्यक्ष होंगे एपी होता, ये इसके अध्यक्ष होंगे, जो कि एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इनके पहले अध्यक्ष थे, अब वो इनके अध्यक्ष होंगे। इसमें हेल्प कौन करेगा, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है, वो इस प्लेटफॉर्म को हेल्प करेगा, कैसे काम करना कैसे काम नहीं करना वो इसको हेल्प करेगा। बाकी ये चीज़ें याद रखने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, डीपीआईपी क्या है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। डिजिटल पेमेंट को, जो डिजिटल पेमेंट होते हैं उसमें जो फ्रॉड होती है उसे रोकने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। ये क्या करेगा, डेटा को शेयर करेगा, रियल टाइम में डेटा को ट्रैक करेगा और कोई भी इस प्रकार का जो स्कैम होता है उसे रोकने का प्रयास करेगा। तो ये आर्टिकल था डीपीआईपी के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा पहला जो आर्टिकल है वो डीपीआईपी के बारे में है, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इसमें कितना याद रखना है, इसमें सिंपल सी एक ही बात याद रखना है कि ये जो है ना डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है, ये आरबीआई की निगरानी में तैयार किया जा रहा है और इसका मुख्य जो उद्देश्य है
वो फ्रॉड को रोकना। डिजिटली जितने भी फ्रॉड होते हैं उसे रोकने का ये प्लेटफॉर्म है, प्रयास करेगा। जितने भी फ्रॉड होते हैं उसे रोकने का ये प्रयास करेगा। बस इतनी ही बात याद रखनी, इसके अलावा कोई भी फालतू बातें आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतनी बात याद रखो। आप में अगर क्वेश्चन बनता है इससे तो आप उत्तर दे सकते हो। यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए, कुछ डेटा दिया गया है, डिजिटल पेमेंट से संबंधित क्या क्या समस्या देखने को मिलती है। इसके लिए अगर आपको मेंस में डेटा की आवश्यकता पड़ती है या मेंस में आपको जरूरत पड़े कि कुछ लिखना है तो वहाँ पर ये डेटा आप लिख सकते हो। क्योंकि देखो मेंस में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिजिटल पेमेंट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कुछ लोग हैं वो अभी भी इसे उपयोग करने से डर रहे हैं या कुछ समस्या देखने को मिल रही है। तो आप बताओ इसमें क्या समस्या है, क्यों लोग अभी भी डिजिटल पेमेंट का उपयोग करने से डर रहे हैं और क्या समस्या है और क्या समाधान है। अगर आपको ऐसा कुछ मेंस में लिखना हो तब आप ये लिख सकते हो कि भाई डिजिटल पेमेंट में जो सबसे बड़ी समस्या है वो है धोखाधड़ी की। तो आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो कि यहाँ पर 3600 करोड़ रुपए है वो इस प्रकार से बर्बाद हो चुके हैं। 3600 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है। तो आपको एग्जैक्ट नंबर भी याद नहीं रहे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे करोड़ों रुपए की, 3000 से 4000 करोड़ रुपए है वो यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं। तो यहाँ पे 3600 करोड़ रुपए बर्बाद हुए। ऐसे कुछ नंबर्स ले सकते हैं कि करोड़ों रुपए का यहाँ पे धोखाधड़ी हो चुकी है। पूजा चौधरी राधे राधे जी, ठीक है। तो ये डेटा लिख सकते हो। अब तेजी से है वो डिजिटल लेन देन भी बढ़ रही है लगातार। आज है ना ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट आधे से भी ज़्यादा पब्लिक है वो ऑनलाइन डिजिटली रूप से लेन देन करती है। आप रिक्शा में जाओगे तो वहाँ पर आपको QR कोड मिल जाएगा, स्कैनर मिल जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ऑलमोस्ट सब जगह, सब्जी मंडी पे जाओ, कहीं पे भी जाओ तो सारे लोग हैं वो डिजिटल का उपयोग कर रहे हैं और इसमें धोखाधड़ी भी लगातार बढ़ती जा रही है। डेली आपको ऐसे केसेस देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर अलग अलग तरीक़ों से है वो धोखाधड़ी हो रही है। तो ये जो DPIP है उसका टारगेट है कैसे भी करके इन धोखाधड़ी को रोकना, ये इसका टारगेट है। RBI ने पहले भी ऐसी कौन कौन सी पहल की थी जो डिजिटली जो धोखाधड़ी होती है उसे रोकती है। मतलब फ्रॉड को रोकने के लिए RBI ने कौन कौन सी पहल की थी, RBI के द्वारा कौन कौन सी इनिशिएटिव चलाई गई थी फ्रॉड को रोकने के लिए। तो पहले देखो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या ये होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन? जैसे कि आप अपना फ़ोन पे खोलो और मैं बोलता हूँ मेरे को ट्रांजेक्शन कर दो, 100 रुपये मेरे को भेज दो। आप ये 100 रुपये नहीं भेज पाओगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज पाओगे। सबसे पहले आप अपना फ़ोन पे ओपन करोगे तो सबसे पहले ही उसमें पासवर्ड आ जाएंगे, या तो आपके फिंगरप्रिंट्स या आपके जो स्क्रीन का लॉक होता है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको वो खोलना पड़ेगा। उसके बाद में आप जाओ, पेमेंट सेलेक्ट करो, नंबर डालो, सब कुछ करो। उसके बाद में आपकी UPI पूछी जाएगी कि आपके नंबर क्या है, UPI नंबर क्या है, वो पूछे जाएंगे। तो आपको 2 लेयर देखने को मिल जाती है। ऐसे ही नहीं होता कि तुरंत पेमेंट हो जाता है, कोई भी ऐसी पेमेंट नहीं कर सकता है। इसे कहते हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसको आप आगे बढ़ोगे तभी जाके आप पेमेंट कर पाओगे। ऐसे ही मन चाहे कोई किसी को पेमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो पहला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। दूसरा है जीरो लाइबिलिटी नॉर्म। अब ये जीरो लाइबिलिटी नॉर्म क्या होते हैं? जीरो लाइबिलिटी नॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई बैंक है वो गलती से किसी को पेमेंट कर देती है या बैंक की गलती से कोई नुकसान हो जाता है तो उसमें ग्राहक जो होता है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लो, आप है ना SBI के मतलब कस्टमर हो, मतलब आपके खाता है वो SBI बैंक में है और आपके साथ में SBI की गलती की वजह से कोई फ्रॉड हो जाता है, SBI से आपका डेटा चोरी हो गया या कुछ भी हुआ और आपके साथ में फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है, तो आप उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं हो। जितने भी आपके पैसे गए हैं, जितना आपका नुकसान हुआ है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? SBI होगी। मतलब जो आपकी बैंक है वो आपके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। तो ये मतलब होता है जीरो लाइबिलिटी नॉर्म। तो RBI है वो डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए अलग अलग इनिशिएटिव चला रही है। पहला इनिशिएटिव यहाँ पे हमने देखा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बारे में हमने बात की, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बारे में बात की। दूसरा हमने देखा जीरो लाइबिलिटी नॉर्म के बारे में बात की है। जीरो लाइबिलिटी नॉर्म क्या होता है कि भाई आप है वो लाइबल नहीं हो। अगर आपके साथ में बैंक की गलती की वजह से कोई फ्रॉड होता है तो आप उसके लिए लाइबल नहीं हो, आप जिम्मेदार नहीं हो। तीसरा है बैंक.in और fin.in। ये जो डोमेन है इसका उपयोग करके आप पता कर सकते हो कि कोई व्यक्ति है वो फ्रॉडर है नहीं है, वो चीटर है कि नहीं है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारा है वो RBI के द्वारा चलाया जा रहा है। मेंस में जब लिखना हो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए RBI के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ये 3 लाइन लिख सकते हो।
मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बारे में लिख सकते हो, जीरो लाइबिलिटी नॉर्म के बारे में लिख सकते हो, और बैंक.इन और fin.in के बारे में लिख सकते हो। इससे आपका जो आंसर है वो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। ठीक है, तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। दूसरा आर्टिकल क्या है? प्लोरिफिकेशन या फिर प्लोरिफिकेशन या फिर प्लोरिफिकेशन फाइनेंसिंग। अब ये क्या होता है? प्लोरिफिकेशन फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे देना। फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे देना। किसी व्यक्ति को आप फंड दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, उसे क्या कहा जाता है? फाइनेंसिंग कहा जाता है। और प्लोरिफरेशन का क्या मतलब होता है? प्लोरिफरेशन का मतलब होता है जो हथियार होते हैं उसके प्रसार, जो हथियार होते हैं उसका प्रसार। तो प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग का मतलब होता है हथियारों के प्रसार के लिए फंड देना। क्या सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ, मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। मैं आपको है ना एक अलग स्लाइड में जाके आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये मास, देखो ध्यान से सुनना एक बार, क्या लाइन है यहाँ पे? लाइन ये है कि एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा वेपन, ऐसा हथियार जिससे लाखों लोग हैं वो एक साथ मर सकते हैं, हजारों की संख्या में लोग मर सकते हैं। जैसे कि परमाणु हथियार है, इससे लाखों लोग हैं वो मर सकते हैं। या कोई केमिकल रसायन, ऐसा रसायन है जिससे लाखों लोग हैं वो एक साथ मर सकते हैं, हजारों लोग हैं एक साथ मर सकते हैं। सबसे बड़ा है परमाणु हथियार। इसको एग्जाम्पल के रूप में मान लो परमाणु हथियार। अब कोई देश है वो इस परमाणु हथियार को या तो बनाने के लिए, जैसे ईरान के पास में अभी परमाणु हथियार नहीं है, ठीक है, और अपना मान लो कि और भी कई देश है वो उनके पास में परमाणु हथियार नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश के पास में नहीं है। अब ये ईरान चाहता है कि मेरे को परमाणु हथियार बनाना है, बट ये बनाना नहीं पा रहा है। ये जो ईरान है वो बना नहीं पा रहा है। तो एक तो ईरान खुद इसके लिए पैसे देना स्टार्ट कर दे, ये जो परमाणु हथियार है ईरान खुद इसके लिए पैसे देना स्टार्ट कर दे। साथ ही साथ में कोई और देश जैसे चाइना है वो भी ईरान को पैसे दे कि भाई आप है वो परमाणु हथियार बना लो। इसका आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे पाकिस्तान के पास में है ना, एक टाइम में परमाणु हथियार नहीं थे, तो पाकिस्तान को चाइना ने क्या किया? चाइना ने और साउथ कोरिया ने, इन दोनों ने टेक्नोलॉजी दी। चाइना और साउथ कोरिया इन दोनों ने पाकिस्तान को तकनीकी दी। ये जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे दिए। इन सब देशों ने मिलकर इसका सपोर्ट किया पाकिस्तान को। चाइना ने, सऊदी अरबिया ने और नॉर्थ कोरिया ने, इन सारे देशों ने मिलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इसी के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान है वो परमाणु बम बना पाया, न्यूक्लियर बम है वो बना पाया। तो कोई देश है उसके पास में पैसों की कमी, या तो वो खुद पैसों से बनवा रहा है, जैसे ईरान है उसके पास में पैसों की कमी नहीं है तो ईरान खुद फंड कर रहा है, ईरान खुद है वो फंड कर रहा है, और साथ ही साथ में कोई और भी देश उसको फंड कर रहा है। तो फिर से देखो यहाँ पे, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है परमाणु जैसे हथियार, ऐसे हथियार जिससे लाखों लोग हैं वो मर सकते हैं। अब ऐसे हथियारों को बनाने के लिए कोई देश है वो पैसे दे रहा है, या फिर मदद कर रहा है, या फिर टेक्नोलॉजी जुटाने में मदद कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग। समझने की कोशिश करो, समझ आ रहा है क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं वर्ड से समझो। प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग, प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग का मतलब होता है, फाइनेंसिंग का मतलब ही होता है पैसे देना, फाइनेंसिंग का मतलब होता है पैसे देना, और प्लोरिफरेशन का मतलब होता है ऐसे हथियार को बढ़ावा देना जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकते हैं। तो परमाणु जैसे हथियारों को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई पैसे दे रहा है तो उसे कहा जाता है प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग। प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग का मतलब समझ में आया? प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग का मतलब समझ में आया? परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने के लिए कोई देश है, या तो कोई देश या कोई व्यक्ति है वो सपोर्ट कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा प्लोरिफरेशन ऑफ फाइनेंसिंग उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें हथियारों के प्रसार के लिए, कैसे हथियार? वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रसार के लिए पैसे देना, संपत्ति देना, या संसाधन जुटाना, या ट्रांसफर करना, ये सारी चीजें करवाना क्या कहलाता है? प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग कहलाता है। ये सब चीजें क्या कहलाती है? प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग कहलाती है। प्लोरिफरेशन फाइनेंसिंग यानी कि पीएफ है वो राज्य मतलब देश भी, कोई देश जैसे ईरान है वो भी कर सकता है। नॉन राज्य का मतलब होता है आईएसआईएस। आईएसआईएस क्या है? आईएसआईएस एक आतंकवादी ग्रुप है, ये भी इस प्रकार के काम कर सकता है। कोई देश कर रहा है तो वो स्टेट है,
नॉन स्टेट मतलब कोई आतंकवादी ग्रुप है, वो भी इस प्रकार का काम है वो कर सकता है। प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग क्या होता है? प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि परमाणु जैसे खतरनाक हथियारों को बढ़ावा देने के लिए कोई देश है वो प्रयास कर रहा है, पैसे दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, उसे क्या कहा जाता है? प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग कहा जाता है। इसमें एक्टर हो सकते हैं स्टेट जैसे कोई देश हो सकता है, नॉन स्टेट जैसे कि कोई देश नहीं हो, कोई संस्था हो, कोई आतंकवादी ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे समझ में आई। अब FATF की रिपोर्ट क्या है? FATF क्या है? FATF एक संस्था है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। FATF की फुल फॉर्म क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब जो FATF है, इसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसकी एक रिपोर्ट आई है, इसकी अकॉर्डिंग अभी वर्तमान के टाइम में ये जो प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग होती है, इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। किसकी रिपोर्ट आई है? FATF की रिपोर्ट आई है। FATF ने क्या कहा है? FATF ने कहा है कि इस प्रकार के जो खतरे हैं, किस प्रकार के खतरे? जिसमें परमाणु जैसे हथियार बनाए जा रहे हैं, इसके लिए लगातार फाइनेंसिंग है वो बढ़ती जा रही है। लगातार फाइनेंसिंग बढ़ती जा रही है मतलब अलग अलग देश हैं वो इस पर अधिक से अधिक पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं। अलग अलग देश है वो इस पर अधिक से अधिक पैसे हैं वो खर्च कर रहे हैं, मतलब ग्लोबल रिस्क है वो बढ़ गई है, वैश्विक खतरा है वो बढ़ गया है। FATF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस प्रकार का जो खतरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर यही बात लिखी है, इस पूरे में यही बात लिखी है, बाकी ये चीजें काम की नहीं है। इतनी बात इसमें लिखी है कि FATF ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग होती है उसकी नंबर है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें अवैध फंडिंग के तरीके। कौन कौन से तरीके उसका उपयोग किया जाता है इलीगल फंडिंग के लिए? अवैध फंडिंग का मतलब होता है ये जो हम बात कर रहे हैं परमाणु हथियारों में फंडिंग कर रहा है, अलग अलग देश है वो फंडिंग कर रहे हैं, नॉन स्टेट है वो फंडिंग कर रहे हैं, तो वो कौन कौन सी तकनीकी का सहारा ले रहे हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग? सेल कंपनी का उपयोग करते हैं। सेल कंपनी मतलब एक फर्जी कंपनी बना दी, इसके माध्यम से फंड करते हैं। ठीक है, कोई फ्रंट कंपनी बना दी, किसी जो तीसरा देश है, जैसे भारत है पाकिस्तान है, इसके लिए पाकिस्तान क्या करेगा? तीसरे देश का सहारा लेके भारत में फंडिंग कर देगा। ठीक है, तो तीसरे देश का सहारा लेना है। ऑनरशिप छिपाना, जैसे कि कंपनी मेरे नाम की है बट मेरा ऑनरशिप को छिपा के मैं किसी और के नाम की ये कर सकता हूँ। ठीक है, वर्चुअल एसेट जैसे कि क्रिप्टो कॉइन वगैरह है, इसका उपयोग करके भी ये फ्रॉड किए जा सकते हैं, ये इलीगल फाइनेंसिंग की जा सकती है। डार्क फ्लीट का यूज करना, बहुत सारी तकनीकी का उपयोग करके ये फ्रॉड है वो किए जा सकते हैं, इलीगल फाइनेंसिंग है वो की जा सकती है। FATF ने क्या सिफारिश दी है? ये काम की चीजें नहीं है। क्या सिफारिश दी? काम की नहीं है। FATF क्या है? FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, जो टेरर फंडिंग को रोकता है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा? अब ये जो प्लोरीफरेशन होता है इसको भी रोकने का काम करेगा। ये जो प्लोरीफरेशन होता है फाइनेंसिंग, इसको भी रोकने का काम करेगा FATF। हम जो बार बार कहते हैं ना कि पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ईरान को FATF ने ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, ये सब चीज़ें क्या है? ये FATF ही करता है। अगर FATF किसी संस्था को या किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है, इसका मतलब है कि उस देश के साथ में कोई भी व्यापार नहीं कर पाएगा, उसको IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं मिलेगा। तो FATF है वो फाइनेंसिंग को रोकती है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकती है, टेरर फंडिंग को रोकती है। ये सारे जो काम है वो FATF के द्वारा किया जाता है और भारत है वो FATF का सदस्य है। ठीक है, याद रहेगा ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है OIC के बारे में। OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक और कॉरपोरेशन। देखो फिर से सुनो, OIC, OIC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, इस्लामिक सहयोग संगठन। नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स टेलीग्राम से मिलेंगे। ठीक है, OIC का मतलब क्या है याद रखने की कोशिश करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस्लामिक सहयोग संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म है। दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम देश हैं, एक ये पूरे मुस्लिम देशों का एक संगठन है। दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनका एक संगठन है। यह एक अंतर
सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ओआईसी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। यह एक इस्लामिक सहयोग संगठन है। दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनका एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बहुत सारी जो सरकारें हैं उन्होंने मिलकर इसको बनाया है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है बहुत सारी गवर्नमेंट ने मिलकर, बहुत सारी सरकारों ने मिलकर इसको बनाया है। तो ओआईसी क्या है? इस्लामिक सहयोग संगठन है जो दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके लिए बनाया गया है। जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी कोई भी समस्या होती है उनकी ये आवाज़ उठाता है। जैसे कि फिलिपींस का कोई मुद्दा है उसकी आवाज़ उठाएगा, पाकिस्तान में भी कोई मुद्दा है तो उसकी आवाज़ उठाएगा, अरब का कोई मुद्दा है उसकी भी आवाज़ उठाएगा। तो मुस्लिम देशों की आवाज़ उठाने का काम है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन काम करता है। ओआईसी का यही काम है। ठीक है, याद रहेगा। स्थापना इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1969 में, 1969 में इसकी स्थापना करी गई थी। क्या ये आपको डेट याद रखनी है? 1969 की डेट याद रखनी है। पहली बात, कोई अगर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लाइक एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो तो डेट याद कर लो। इसके अलावा कोई यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो यहाँ पर यूपीएससी क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ देता है। यूपीएससी है वो क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पहले स्थापना किसकी हुई थी, ओआईसी की हुई थी, वर्ल्ड बैंक की हुई थी, आईएमएफ की हुई थी या और किसी संस्था की पूछ सकता है। तो आपको क्या क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए ये याद रखना है। यूपीएससी वो टाइमलाइन से क्वेश्चन पूछता है तो आपका जो टाइमलाइन का क्वेश्चन है वो गलत ना हो जाए इसके लिए आपको ये याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ओआईसी की स्थापना हुई थी 1969 में। चंदन यादव, वेरी गुड मॉर्निंग चंदन जी। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मोरक्को में एक शहर है रबात। मोरक्को में एक शहर कहाँ पर है? रबात है। वहाँ पर एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था और इस दौरान इसकी स्थापना हुई थी। तो मोरक्को में इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये जो संस्था बनाई गई है, ओआईसी बनाया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी उद्देश्य क्या है, मतलब क्या इसका उद्देश्य है, क्यों इसको बनाया गया है? तो इसका सिंपल सा एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मुस्लिम हितों की रक्षा करना। मुस्लिम हितों की रक्षा करना, मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करना, मुस्लिम देशों की आवाज़ उठाना। इसका एक ही उद्देश्य है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, मुस्लिम देशों की हितों की रक्षा करना, मुस्लिम देशों की एकता को बनाए रखना, यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, दुनिया भर में जितने भी मुस्लिम देश हैं उनके हितों की रक्षा करना। इसीलिए तो ओआईसी है वो क्या करता है? भारत में जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर बकवास करता है कि भारत में कश्मीर का मुद्दा ये नहीं होना चाहिए, कश्मीर है वो पाकिस्तान का पार्ट है, ये सब बातें करता रहता है ओआईसी। इसीलिए फिलिपींस और जो इजराइल का मुद्दा है उस पर ओआईसी बात करता है। तो ऐसे अलग अलग जो मुद्दे होते हैं जहाँ पर मुस्लिम इन्वॉल्व है वहाँ पर ओआईसी बीच में आ जाता है। जहाँ पर भी मुस्लिम इन्वॉल्व है वहाँ पर ओआईसी बीच में आ जाता है। परंतु आप एक बात ध्यान रखना, चाइना में एक रीजन है, चाइना एक देश है, ठीक है, उसमें एक क्षेत्र है जिसका नाम है, उसमें जिनजियांग रीजन है एक, ठीक है, वहाँ पर एक मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम में वहाँ पर एक कम्युनिटी रहती है, ठीक है। उस मुस्लिम कम्युनिटी को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता है, बट यहाँ पर ओआईसी कभी बात नहीं करता है। ना तो वहाँ पर ओआईसी बात करता है, ना कोई और मुस्लिम देश बात करता है। चाइना में एक मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर उस पर चाइना बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, बहुत उनको परेशान करता है, परंतु एक भी मुस्लिम देश है वो इसके खिलाफ नहीं बोलता है, क्योंकि चाइना से सबकी फटती है, चाइना से सब डरते हैं, ठीक है। बस ये एक हिंट देना था कि ओआईसी है वो क्यों फेल है। ऐसे आपको बताना कि ओआईसी फेल क्यों है, तो फेल इसी वजह से है कि ये चाइना के खिलाफ नहीं बोलता है, अमेरिका के खिलाफ कभी नहीं बोलता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेदाह, सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में एक जगह है जेदाह, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ये क्या काम करता है? ये मुस्लिम देशों के हितों के बारे में बात करता है, मुस्लिम समुदाय के इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर जेदाह, सऊदी अरेबिया में है। जेदाह, सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है, याद रहेगा आपको, ठीक है। मेंबर कितने हैं? 57 देश है उसके सदस्य हैं, 57 कंट्रीज है वो इसके मेंबर है, 57 देश इसके मेंबर है। ये जो है ना पूरा ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 महाद्वीपों में फैला हुआ। यूएन के बाद में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? यूएन। और यूएन के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा संगठन आता है? तो वो आता है ओआईसी।
यूएन के बाद में दूसरे नंबर पे कोई संगठन आता है तो वो आता है ओआईसी। याद रहेगा, भारत इसका सदस्य नहीं है, ओआईसी का भारत सदस्य नहीं है, ये बात याद रखना। ओआईसी का भारत है वो मेंबर नहीं है, भारत के खिलाफ हमेशा बात करता है ओआईसी, इसलिए भारत ने इसको ऐसे बोल दिया कि भाई ये ओआईसी है वो हमारे खिलाफ ही बात करता है, इसकी बात है वो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया क्या है ये? यह एक रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया एक रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसे WMO वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? WMO के द्वारा। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? WMO के द्वारा। इस पॉइंट को रट लो। स्टेट ऑफ द एशिया क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जा रही है, या क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? एशिया क्लाइमेट की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जा रही है? तो WMO के द्वारा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, इसके द्वारा जारी की जाती है। पहला पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, इसमें क्या क्या बातें की गई है? तो बातें तो मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो इसमें बात की गई है कि धीरे धीरे वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। 1991 से 2020 के बीच में इतना तापमान है वो बढ़ गया है। कितना? 1.04 डिग्री सेल्सियस वो तापमान बढ़ गया है। 1991 से 2020 के बीच में 1.0 डिग्री सेल्सियस 1.04 डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर बढ़ गया है। मतलब आप मान लो 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। 1.5 डिग्री टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। कब से? 20 सालों में, 20 से 30 सालों में इतना टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। इसके अलावा इसने एक और बात कही है कि 2024 है वो सबसे गर्म साल था। एशिया का जो सबसे गर्म साल था कौन सा था? वो था 2024। साथ ही साथ में इसने बात किया कि लगातार एशिया में है वो गर्मी बढ़ती जा रही है, बर्फ है वो लगातार पिघलता जा रहा है, ऐसे इवेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये बातें तो याद नहीं रखोगे तो चलेगा, इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है वो याद रखना जरूरी है। बाकी यहाँ पे भी यही बात की गई है, इसको याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, WMO के बारे में बात करें, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो ये एक UN की विशेष एजेंसी है। यह UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, विशेषीकृत एजेंसी है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी क्या होती है? UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऐसी एजेंसी होती है जो UN से जुड़ी हुई होती है, जो UN से विशेष तरीके से जुड़ी हुई होती है। तो जो WMO है, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक UN की विशेष एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। काम क्या करता है? जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करता है, जलवायु के बारे में बात करता है, मौसम विज्ञान के बारे में बात करता है, इनमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसके बारे में बात करता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में WMO के बारे में WMO द्वारा इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है ब्लो आउट के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ब्लो आउट। ब्लो आउट क्या होता है? अगला जो हमारा आर्टिकल ब्लो आउट के बारे में, ब्लो आउट होता क्या है? ब्लो आउट का मतलब है ये कोई तेल का कुआं है, उसमें क्या है? तेल है। किसका कुआं? तेल का कुआं। अंदर क्या? तेल होगा। तो ये जो तेल का कुआं है, ये जो गैस का कुआं है, ठीक है, ये जो तेल का कुआं है या ये जो गैस का कुआं है, इसमें से तेल या गैस है वो अचानक बाहर आ जाता है। इसमें से तेल या गैस है वो अचानक बाहर आ जाते हैं, या अचानक इसकी वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं सिंपल भाषा में ये कहना चाह रहा हूं, तेल या गैस के कुएं की वजह से इसमें कोई दुर्घटना हो जाती है। या तो तेल के कुएं में कोई दुर्घटना हो जाती है या गैस के कुएं में कोई दुर्घटना हो जाती है। तो ब्लो आउट वो घटना है जिसमें तेल या गैस के कुएं में कोई गंभीर दुर्घटना हो जाती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे ब्लो आउट कहा जाता है। ब्लो आउट किसे कहा जाता है? ब्लो आउट एक ऐसी घटना है, ऐसी दुर्घटना है जिसमें तेल या गैस का जो कुआं होता है उसमें कुछ इवेंट हो जाता है, उसमें कुछ दुर्घटना हो जाती है। तो ब्लो आउट को याद रखना, इस शब्द को याद रखना। यूपीएससी प्रीली में पूछेगी। अभी चर्चा में ब्लो आउट देखने को मिला था, हाल ही में न्यूज़पेपर में ब्लो आउट है वो चर्चा में देखने को मिला था। ब्लो आउट किससे संबंधित है? तो आप लिख लेना, या फिर वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा ब्लो आउट है
वो एक प्रकार की घटना है जो तेल और गैस के कुओं में देखने को मिलती है। इसके कारण दुर्घटना भी हो सकती है। ठीक है, तो ब्लो आउट एक घटना है जो तेल के कुआं में होती है, गैस के कुआं में होती है, उसमें ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाए तो ये घटना देखने को मिलती है। ये घटनाएं है वो कब देखने को मिलती है? इस प्रकार की जो दुर्घटना है, इस प्रकार जो एक्सीडेंट है वो कब देखने को मिलते हैं? जब जमीन के नीचे बहुत अधिक दबाव हो, जमीन है उसके नीचे जब बहुत अधिक प्रेशर हो, तब इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है। अचानक तेल और गैस है वो ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है, तब घटना हो जाती है। या किसी बिना नियंत्रण के सतह पर ये जब तेल और गैस आ जाते हैं तब ये घटना हो जाती है। मतलब जमीन है उसके अंदर तेल है, तब बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा, तब ये सारी चीज़ें हो सकती है। जमीन है ना, उसके नीचे तेल है, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो ये जो तेल है ना अचानक ऊपर आएगा और यहाँ पे ब्लास्ट हो सकता है। तो इस प्रकार की घटना तब देखने को मिलती है जब जमीन में दबाव बढ़ जाए, अचानक तेल ऊपर की ओर आ जाए तो ब्लास्ट हो सकता है, तब इस प्रकार की दुर्घटना है वो देखी जा सकती है। ये होता है ब्लो आउट। तो ये ब्लो आउट कैसे होता है, क्या होता है? कभी कभार ये जो तेल का कुआं है उसमें ये वॉल्व वगैरह लगे होते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए। ये वॉल्व खराब हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। या फिर ये तेल का कुआं है, इसे समझ ही नहीं पाता है, जो भी ये तेल निकाल रहा है उसे समझ नहीं आता इसे किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो उसकी गलती की वजह से हो सकता है। ये जो ड्रिलिंग की जाती है, तेल में से कुएं में से तेल निकालने के लिए ड्रिलिंग की जाती है, इस ड्रिलिंग से भी कोई नुकसान हो जाता है। तेल का कुआं होता है उसमें से तेल निकालने के लिए उसमें ड्रिलिंग की जाती है। अब ये जो ड्रिलिंग की जा रही है मतलब तेल के कुएं में खोदा जा रहा है ना, इसमें कोई गलती हो जाती है, इसकी वजह से भी ये ब्लास्ट है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर ये तेल में कुएं के अंदर का तेल है, ये इसमें कुछ आप गर्म चीज़ डाल दो, जलती हुई चीज़ डाल दो, तब भी इस प्रकार का इवेंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। ब्लो आउट समझ में आ रहा है? ब्लो आउट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ब्लो आउट का आग लग सकती है, बहुत भीषण आग लग सकती है, प्रदूषण हो सकता है, लोग मर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हो सकता है, और भी कई दिक्कतें देखने को मिल सकती है। ओएनजीसी क्या कर रही है? ओएनजीसी इसे रोकने के लिए विशेषज्ञों को बुला रही है। ये काम ओएनजीसी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है थ्रस्ट वेव के बारे में। ब्लो आउट समझ में आ गया? ब्लो आउट आपको समझ में आ गया? ब्लो आउट एक ऐसी घटना है जिसमें तेल के कुएं में या गैस के कुएं में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसे ब्लो आउट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है किसके बारे में? थ्रस्ट वेव के बारे में। थ्रस्ट वेव क्या होती है? थ्रस्ट वेव क्या होती है, इसको अगर आपको आसान भाषा में समझाऊं, थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? थ्रस्ट का मतलब होता है प्यास। वेव का मतलब होता है तरंग। वेव का मतलब क्या होता है? तरंग होता है। तो प्यासी तरंगों के बारे में बात की जा रही है, यानी कि वातावरण है ना, वातावरण बहुत अधिक प्यासा हो जाता है। थ्रस्ट वेव में वातावरण है वो बहुत अधिक प्यासा हो जाता है। अगर वो बहुत अधिक प्यासा होगा तो क्या करेगा? बहुत ज्यादा पानी पिएगा। थ्रस्ट वेव का सिंपल सा मतलब है, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी प्रीलिम में थ्रस्ट वेव क्या होती है, तो थ्रस्ट वेव का मतलब होता है वातावरण की प्यास, यानी कि वातावरण कभी कभी इतना ज्यादा प्यासा हो जाता है कि उसे बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और बहुत ज्यादा पानी की जब आवश्यकता होती है तो वो पानी कहाँ से लेता है? यहाँ जो ओस होती है वहां से ले लेता है, पेड़ों में जो थोड़ा बहुत पानी होता है उसको ले लेता है। यानी कि वातावरण में जब प्यास बढ़ जाती है तो वातावरण से पूरी जो नमी होती है उसको वो सोख लेता है। तो थ्रस्ट वेव किसे कहा जाता है? थ्रस्ट वेव कहा जाता है वातावरण में नमी का सोखना, वातावरण के द्वारा नमी को सोख लेना। जो वहां पे वार्म कंडीशन होता है, ठीक है, उसको पूरी तरह से सोख लिया जाता है। जो भी पानी की आर्द्रता की मात्रा, जब आर्द्रता वगैरह, पानी की बूंदे वगैरह वातावरण में जितनी होती है उसको सोख लिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे थ्रस्ट वेव कहा जाता है। तो थ्रस्ट वेव एक वैज्ञानिक शब्द है, इसका उपयोग है वो वातावरण की प्यास के बारे में बात की जाती है, प्यासा वातावरण है उसके बारे में बात की जाती है। इसका मतलब है कि जो वातावरण है, जो एनवायरमेंट है, ठीक है, वो कितना पानी है वो सोख सकता है, एनवायरमेंट है वो कितने पानी को सोख सकता है, इसे वातावरण का थ्रस्ट कहा जाता है या इसे थ्रस्ट वेव कहा जाता है। थ्रस्ट वेव सिंपल भाषा में याद रखो, थ्रस्ट वेव का मतलब होता है वातावरण की प्यास, वो कितना पानी है वो सोख सकता है, वो कितना पानी है वो सोख सकता है। अब ये थ्रस्ट वेव की स्थिति हमें कब देखने को मिल सकती है? ये जो वातावरण की प्यास की स्थिति है ये हमें कब देखने को मिल सकती है? ऐसी स्थिति हमें तब देखने को मिल सकती है जब क्या होता है, 3 दिन तक कंटिन्यू वातावरण है वो नमी को सोखता रहे। 3 दिन तक कंटिन्यू वातावरण, जो भी हमारे पेड़ों पे नमी होती है, हमारे जो वायुमंडल होता है उसमें नमी होती है, वातावरण 3 दिन तक उनको कंटिन्यू सोखता रहे, पूरी जो वायुमंडल में नमी होती है उसको ऑब्जर्व कर ले और 90% तक इसको ऑब्जर्व कर ले। यानी कि अगर
100 लीटर पानी है ना वातावरण में, उसमें से 90 लीटर है वो ये ऑब्जर्व कर लेता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इससे क्या बनता है, इससे थ्रस्ट वेव बनती है। थ्रस्ट वेव क्या है, थ्रस्ट वेव एक शब्द है जिसका उपयोग करता है वातावरण की प्यास के बारे में। ये कैसे बनती है, जब 3 दिन तक लगातार वातावरण है वो इवेपोरेशन के माध्यम से, इवेपोरेशन क्या होती है, वातावरण से वाष्पीकरण को मांग लेना, वातावरण पे जो जल की बूंदें होती है उसको सोख लेना, उसको अपनी ओर खींच लेना, इसे क्या कहलाता है, इसे थ्रस्ट वेव कहा जाता है। और लगातार ऐसी स्थिति 3 दिन तक रहती है तो इसे हाई थ्रस्ट वेव कहा जाता है। इसे भारी मात्रा में थ्रस्ट वेव कहा जा सकता है कि वातावरण की प्यास है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, वातावरण के प्यास के बारे में बात कर रहा हूं, थ्रस्ट वेव के बारे में बात कर रहा हूं। थ्रस्ट वेव का सिंपल सा मतलब है वातावरण की प्यास, वातावरण कितना नमी को सोख पा रहा है, वातावरण कितनी मात्रा में वाष्पीकरण कर पा रहा है, मतलब वाष्पीकरण के माध्यम से पानी है उसको सोख पा रहा है। इसका प्रभाव क्या होता है, इसका प्रभाव होता है पेड़ पौधे हैं उनकी प्यास बढ़ जाती है। पेड़ पौधों की जरूरत क्यों बढ़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधों पे जो पानी था वो वातावरण ने सोख लिया है, इसकी उनकी जरूरत है वो बढ़ जाएगी। फसलें है वो सूख जाती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है, फसलें सूख जाएगी क्योंकि फसलों का जो पानी था वो वातावरण ने सोख लिया, खींच लिया है। आपके पेट में जो भी पानी था वो कोई खींच लेगा तो आपकी प्यास बढ़ जाएगी। तो ये जो वातावरण है वो पानी खींच लेता है तो प्यास बढ़ जाती है। ये कैसे मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, तापमान पे डिपेंड करता है कि अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो आपको ये थ्रस्ट वेव की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है ना तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है तो ये पानी पूरा पूरा सोख लिया जाता है, तो तापमान पर डिपेंड करता है। हवा की गति, अगर हवाएं सूखी है और उसकी गति ज़्यादा है तो भी आपको ये देखने को मिल जाएगा थ्रस्ट वेव। नमी, वातावरण में ह्यूमिडिटी कितनी, नमी कितनी है, मतलब ये बूंदे कितनी है, अगर नमी ज़्यादा होगी तो थ्रस्ट वेव है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। धूप, अगर धूप बहुत ज़्यादा है तो भी आपको पता है कि धूप ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा है तो ये जो वातावरण की थ्रस्ट है वो बढ़ जाएगी। इन सब चीज़ों पे थ्रस्ट वेव है डिपेंड करती है, ठीक है, याद रहेगा, इसका असर याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा उल्लास के बारे में। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, 2020 में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। इसमें क्या क्या बातें की गई थी, इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की गई थी। 2020 में 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आती है, 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जाती है। अब ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी ना, इसमें क्या होता है, इसमें उल्लास के बारे में बात की जाती है। उल्लास मतलब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बात की जाती है, भारत का नया साक्षरता कार्यक्रम है इसके बारे में बात की जाती है। यह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये जो है ना उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना। यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछेगी, उल्लास नव भारत का कार्यक्रम किससे संबंधित है, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम किससे संबंधित है, या फिर ऐसे भी पूछ सकती है उल्लास कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो पहला याद रखना, उल्लास कार्यक्रम है वो वह एक साक्षरता कार्यक्रम है। उल्लास एक साक्षरता कार्यक्रम है जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसकी यह जो है ना न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति है, उसके अंतर्गत कार्य करता है। इसे जो लाया गया था नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसे लाया गया था। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। काम कब तक करेगा, 2022 में स्टार्ट हुआ था, 27 तक काम करेगा, यानी कि 5 वर्ष के लिए ये कार्य करेगा। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसे लाया गया था। एजुकेशन मिनिस्ट्री शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है, 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा, 2022 से लेकर 2027 के लिए यह कार्य करेगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव है, इसका उद्देश्य है 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो कितने बच्चे हैं वो अशिक्षित हैं, यानी कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अशिक्षित हैं, उनको हमें पढ़ाना है। मान लो 100 बच्चे हैं वो 15 वर्ष से कम हैं और वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो ये जो प्रोग्राम है इसका टारगेट है कि जो 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, ये जो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको पढ़ाना, इनको साक्षरता देना, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा उद्देश्य है। याद रहेगा, देश में कितने लोगों को, ये लाइन याद नहीं रखनी है आपको, ठीक है, ये लाइन याद नहीं रखनी है।
क्या क्या चीज़ें इसमें की जाएगी, बुनियादी साक्षरता दी जाएगी, ये सारी चीज़ें भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उल्लास नव भारत कार्यक्रम के बारे में बस आपको इतना पता होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। 15 वर्ष से जो अशिक्षित बच्चे हैं, 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, अशिक्षित हैं, उनको पढ़ाना, उनको साक्षर करना, यही इसका टारगेट है। ठीक है, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है हाइब्रिड मोड में, मतलब ऑनलाइन भी पढ़ाया जा सकता है, ऑफलाइन भी पढ़ाया जा सकता है। इसको आप ऑनलाइन पे जाके भी पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन जाके भी पढ़ा सकते हो। इसमें वॉलंटरी टीचर होते हैं। वॉलंटरी टीचर मतलब जैसे आपका मन हुआ कि भाई मेरे को जाके बच्चों को पढ़ाना, तो आप पढ़ा सकते हो, आप वॉलंटरी रूप में पढ़ा सकते हो, डिजिटली भी पढ़ा सकते हो। उल्लास ऐप के बारे में बात करें तो उल्लास ऐप है एक डिजिटल लर्निंग ऐप है, जहां रजिस्ट्रेशन करना होता है, कंटेंट बनाना होता है और इसे मॉनिटरिंग भी किया जा सकता है। अभी त्रिपुरा जो राज्य है ना, उसने अभी उपलब्धि हासिल की है कि ये पूरी तरह से एजुकेटेड हो गया है, मतलब पूरी तरह से ये है वो लिटरेट स्टेट बन चुका है, साक्षर राज्य है वो बन चुका है। ठीक है, तो ये उल्लास प्रोग्राम के बारे में याद रखना, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में आप ये पॉइंट है वो याद रखना। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में यह पॉइंट है उनको याद रखना। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, 5 वर्ष के लिए कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है अंबुबाची मेला के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? तो अंबुबाची मेला जो लगता है कहां पर लगता है? असम में लगता है। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में लगता है। 2-3 बार रिवाइज करो। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में लगता है। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में लगता है। याद रहेगा, अंबुबाची मेला कहां पर लगता है? असम में लगता है। याद रहेगा, भूल थोड़ी जाओगे। अंबुबाची मेला है वो असम में लगता है, पहला पॉइंट। किसके लिए लगता है? कामाख्या मंदिर में लगता है। असम में भी कहां? कामाख्या माता जी का जो मंदिर है वहां पर लगता है। अंबुबाची मेला असम में लगता है। असम में कहां? कामाख्या माता जी के मंदिर में। असम में कहां? कामाख्या माता जी के मंदिर में। अंबुबाची मेला असम में लग रहा है, असम में का कामाख्या माता जी के मंदिर में। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मेला है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मेला है जो हर वर्ष मानसून के समय में लगता है। हर वर्ष है जो मानसून आने वाला होता है तब यह आयोजित किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट याद रखना। अंबुबाची मेला कब लगता है? मानसून के दौरान लगता है। कहाँ लगता है? असम में कामाख्या माता जी के मंदिर में लगता है। यह एक प्रसिद्ध हिंदू मेला है। कहाँ पर है? प्रसिद्ध हिंदू मेला है। गुवाहाटी के पास में एक पहाड़िया है, नीलांचल पहाड़िया। गुवाहाटी के पास में नीलांचल पहाड़िया है, वहां पर कामाख्या माता जी का मंदिर है। वहां पर कामाख्या माता जी का मंदिर है और ये जो मंदिर है यह एक शक्तिपीठ है। क्या है? यह एक शक्तिपीठ है। वहां पर यह मेला आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला कहां पर? कामाख्या माता जी का मंदिर। कामाख्या माता जी का मंदिर कहां पर? आसाम में। आसाम में कहां पर यह मंदिर? ये गुवाहाटी में मंदिर है। यहाँ पर यह मेला है वो आयोजित किया जाता है। ये जो कामाख्या माता जी का मंदिर है यह शक्तिपीठ है। यह एक शक्तिपीठ है। ओके, मान्यता क्या है? मान्यता यह है कि इस दौरान धरती माता का मासिक धर्म आपको पता है, पीरियड्स। तो इस दौरान धरती माता का मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आते हैं, इसको ये दर्शाता है। ये जो मेला है इसमें माना जाता है कि इस दौरान जो हमारी अर्थ है, धरती माता है, उसमें मासिक धर्म यानी कि ये गतिविधि देखने को मिलती है, पीरियड्स होते आते हैं। इस वजह से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, इस वजह से इसे मनाया जाता है। फर्टिलिटी यानी कि उर्वरकता के लिए मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर मानसून के दौरान मनाया जाता है। इस दौरान माना जाता है कि धरती माता को मासिक धर्म, रज्जोधर्म, जिसे आप पीरियड्स भी कह सकते हो, वो आते हैं। ये जो मेला है वो उर्वरता क्या होती है? फर्टिलिटी को दर्शाता है। इसमें माना जाता है कि प्रवृत्ति, जो हमारी नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उसमें शक्ति जो आ जाती है। ऐसा माना जाता है कि जब ये धरती माता का मासिक धर्म होता है, जो हमारी प्रकृति होती है, नेचर, उसमें पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। इसके रूप में इसे मनाया जाता है। धरती के आत्मशक्ति के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इस दोनों लाइनों को याद रखना। धरती के आत्मशक्ति के रूप में इसे मनाया जाता है। इसमें धरती में मासिक धर्म आ जाता है, ऐसा माना जाता है। और धरती है उसमें पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है। त्योहार की विशेषता क्या है? विशेषता यही है कि 3 दिन तक कपाट बंद रहेंगे। ऐसा माना जाता है कि 3 दिन तक धरती माता को पीरियड्स हैं, इसके लिए 3 दिन तक कपाट है ना मंदिर के, वो बंद कर दिए जाते हैं। चौथे दिन है वो कपाट खुलते हैं और यहाँ पे मेला आयोजित होता है।
मेले में लाखों संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसे दक्षिण भारत का, पूर्वोत्तर भारत का कुंभ का मेला भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत का कुंभ भी कहा जाता है किसको? अंबुबाची मेले को, अंबुबाची मेले को। तो अंबुबाची मेले के बारे में ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अंबुबाची मेला कहाँ पर है? आसाम में है। कामाख्या माता जी के मंदिर में सेलिब्रेट होता है। गुवाहाटी के पास में ये मेला आयोजित होता है। क्या होता है? धरती माता को पीरियड्स आते हैं, इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। धरती की जो आत्मशक्ति है उसका जागरण होता है। 3 दिन तक कपाट बंद रहते हैं, चौथे दिन कपाट खुलता है और इस जो मेला है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। दक्षिण भारत का इसे कुंभ भी कहा जाता है। ओके जी, याद रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कतर के बारे में। कतर में क्या हुआ है? कतर में एक अमेरिका का बेस है। कहाँ पर ये बेस? अल उदीद एयर बेस। कतर में एक शहर है अल उदीद एयर बेस। ये जो अल उदीद एयर बेस है इस पे अमेरिका का ये एयर बेस था। इस पे ईरान ने अटैक किया। पहले अमेरिका है वो ईरान पे अटैक करता है, ईरान के 3 जो जगह थी उसे ख़त्म कर देता है। बदला लेने के लिए ईरान है वो अमेरिका का एक एयर बेस है, कहाँ पर है? ये कतर में है। नाम क्या इसका? अल उदीद एयर बेस। इसको टारगेट करता है, इसी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये है कतर के बारे में इन्फॉर्मेशन। कतर की लोकेशन आप देख लो, यहाँ पर ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पे बाउंड्री पर है, सऊदी अरेबिया की बाउंड्री पर है कतर, जिसकी कैपिटल कहाँ है? दोहा में। कतर की बाउंड्री, कतर की जो ज़मीन से बाउंड्री लगती है वो ओनली सऊदी अरेबिया से लगती है। कतर की जो ज़मीन से बाउंड्री लगती है वो ओनली सऊदी अरेबिया से लगती है और किसी भी देश से नहीं लगती है। कैपिटल कहाँ पर है इसकी? कैपिटल है दोहा में। इसकी जो मरीन बाउंड्री है, समुद्री सीमा किस किस से लगती है? बहरीन से लगती है। ये देखो गल्फ ऑफ बहरीन, तो बहरीन से लगती है। ये पर्शियन गल्फ है, इससे लगती है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरेट आ जाएगा, उससे बाउंड्री लगती है। ऊपर ईरान आ जाएगा तो ईरान से बाउंड्री लगती है। तो ये इसकी मैरीटाइम बाउंड्री है और ज़मीन की बाउंड्री ओनली सऊदी अरेबिया से लगती है। तो ये कतर के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्कशन आज का इतना ही था। इसमें इतनी ही बातें काम की थी। बातें फिर से एक बार याद करने की कोशिश करो, क्या क्या डिस्कस किया उसको याद करने की कोशिश करो। सबसे पहले हमारा कौन सा आर्टिकल था? डीपीआईपी के बारे में था, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के बारे में हमारा पहला आर्टिकल था। इसमें हमने क्या बात की थी? इसमें हमने बात की थी कि यह एक आरबीआई का पोर्टल है, ये एक आरबीआई का प्लेटफॉर्म है। क्या काम करेगा? डिजिटल लेन देन में जो धोखाधड़ी होते हैं, जो फ्रॉड होते हैं, उसे रोकने का काम ये करेगा। ठीक है, इतनी बात याद रखना। आरबीआई द्वारा बनाया जा रहा है, डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी को रोकेगा, फ्रॉड को रोकेगा। इस पॉइंट को आप याद रखना। नेक्स्ट आर्टिकल था प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग के दौरान, प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग के बारे में। क्या होता है प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग? आतंकवादी द्वारा या किसी देश के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? परमाणु हथियार बनाया जा रहा है। तो परमाणु हथियारों में जो फाइनेंसिंग की जाती है उसे कहा जाता है प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग। यानी कि ऐसे हथियार जो पूरे संसार का विनाश कर सकते हैं, ऐसे हथियार कोई बना रहा है और उसमें पैसे दे रहा है, तो इसे कहा जाता है प्लोरीफरेशन फाइनेंसिंग, इसे कहा जाता है। ठीक है, बात याद रहेगी। एफएटीएफ के बारे में भी हमने बात की थी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में भी हमने बात की थी। नेक्स्ट आर्टिकल था ओआईसी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के बारे में बात की थी, जो मुस्लिम देशों का एक संगठन है, इसके लिए काम करता है। स्थापना 1969 में हुई थी, रबात में हुई थी। काम क्या करता है? मुस्लिम हितों के लिए रक्षा करता है। हेडक्वार्टर कहाँ है? जेदा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कितने? 57 देश इसके मेंबर है। 4 महाद्वीपों में फैला हुआ है। भारत इसका सदस्य है, भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसका मेंबर नहीं है और यूएन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद में स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट के बारे में बात की थी, जिसे डब्ल्यूएमओ के द्वारा जारी किया जाता है। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जारी की थी, जिसे डब्ल्यूएमओ के द्वारा जारी किया जाता है। ओके, इस सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। डब्ल्यूएमओ के बारे में भी हमने बात की थी। उसके बाद में हमने ब्लॉक आउट के बारे में बात की थी। ब्लो आउट क्या होता है? ब्लो आउट यानी कि तेल के कुएं से या गैस के कुएं से एक्सीडेंट होना, ये ब्लो आउट कहलाता है। तेल के कुएं से या गैस के कुएं से एक्सीडेंट होना ब्लो आउट कहलाता है। तो ब्लो आउट के बारे में हमने बात की थी। थ्रस्ट वेव के बारे में बात की। थ्रस्ट वेव का मतलब होता है प्यासा वातावरण। थ्रस्ट वेव का मतलब होता है प्यासा वातावरण। वातावरण की प्यास बढ़ गई है, उसे थ्रस्ट वेव कहा जाता है। तो इसके बारे में भी हमने बात की थी। उसके बाद में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बात की थी। यह जो कार्यक्रम है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री कौन सी थी? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 5 साल तक ये कार्य करेगा। ठीक है, उसके बाद में अंबुबाची मेला के बारे में बात की थी, जो कामाख्या माता जी के मंदिर में सेलिब्रेट किया जाता है। असम में किया जाता है, गुवाहाटी के पास में सेलिब्रेट किया जाता है। धरती की उर्वरता के बारे में बात करता है, मासिक धर्म के बारे में बात करता है। 3 दिन तक मंदिर बंद रहता है, चौथे दिन मंदिर खुलता है। दक्षिण भारत का इसे कुंभ भी कहा जाता है। उसके बाद में कतर के बारे में हमने बात की थी। तो यह हमारे आर्टिकल थे, यह हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखो। जय हिंद, जय भारत। ओके जी।